अगर तुम्हें ईगल आई टेक्निक के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और देखो, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। और ये वीडियो क्लास 12 के ऊपर बनने वाला है। क्लास 11 का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, अगर तुमने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और बाय द वे, मैं हूँ देवांकुर चक्रवर्ती और आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हम यहाँ पे चैप्टर्स के फोकल पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एक पॉइंट दे दिया जाता है, उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। उसके बाद एक स्फीयर ले लो या शेल ले लो, उसके अंदर एट स्पेसिफिक पॉइंट्स पे पोटेंशियल या फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए भी बोला जाता है। फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और टॉर्क, ऐसे मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम डाइपोल को ऐसे अलाइन कर दो, इसके ऊपर डाइपोल मोमेंट कितना लगेगा और टॉर्क कितना लगेगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बाद दो चार्ज को रोप से तुमने हैंग कर दिया, मतलब ऐसे ही यहाँ पे मतलब सेम पॉइंट से दो चार्ज को ऐसे हैंग कर दिया और इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा, mg को कैसे टेंशन के साथ बैलेंस करना होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद तुम्हारा फ्लक्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स ले लूँ, उसके अंदर मैं चार्ज को डाल दूँ तो उस पर सरफेस पे या किसी दो या एक सरफेस पे फ्लक्स कितना आएगा। बेसिकली एनालिटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, मतलब गॉस लॉ के ऊपर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, दो चार्जेस को ऐसे एक साथ सेम पोटेंशियल पे ला दिया, फिर उसको सेपरेट कर दिया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन। फिर कैपेसिटर का अरेंजमेंट पैरेलल सीरीज कनेक्शन में, कैपेसिटर का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है। मतलब कैपेसिटर का अगर तुमने थिकनेस को डिक्रीज़ कर दिया या लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज़ कर दिया तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद जो तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dv/dx, और यहाँ पे v पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट के। और इसके बाद वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, अगर तुम एक पॉइंट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करो तो उसमें वर्क डन कितना आएगा, इस तरह के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे करंट के ऊपर, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। यहाँ पे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आता है, काफ़ी कॉमन है। यहाँ पे तुम्हें सर्किट्स में करंट और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद कलर ग्रेडिंग पे भी क्वेश्चन आता है कि रेड ले लो, येलो ले लो, ग्रीन ले लो, कलर ग्रेडिंग क्या इंडिकेट करता है। इसके बाद एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इन पे भी सवाल आते हैं। फिर तुम्हारा पावर सप्लाई, मतलब एक बल्ब का कॉम्बिनेशन दे दिया, वहाँ पे तुम्हें एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन भी यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। इसके बाद चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड में मतलब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट स्पेसिफिक पॉइंट तुम्हें बाहर निकालना हो। टोरॉइड के अंदर, रिंग के अंदर या किसी लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइंस तुम्हें ऐसे दे दिया हो, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड्स को कैलकुलेट करना हो। फिर तुम्हारा आता है कि यार इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, इनके बीच में मतलब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, फिर तुम्हारा रेडियस का रेशियो, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, इनके रिस्पेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। डायपैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, इनका ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी, इनके रिलेटेड क्वेश्चन इससे आते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, ऐसा भी यहाँ पे देखा गया है कि काफ़ी कॉमन है पास्ट में। एंगल ऑफ डिप के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को एक बार तुम देख के जाना है, क्योंकि उससे मतलब कई डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बनता है नीट में। इसके बाद चलते हैं EMI, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर है। मुझे पर्सनली ये चैप्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और यार नीट में इससे एक या दो क्वेश्चन आता है हर साल, तो इसको हमें मतलब अलग नज़रिए से देखना है। मतलब अगर तुम्हें पसंद नहीं भी आता है तो भी इसको तुम्हें करके जाना है। तो EMF इंड्यूस के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना या मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना, ऐसे कुछ मतलब क्वेश्चन ईजी आते हैं, पर एक बार तुम्हें अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से डेवलप कर लेना चाहिए। इसके बाद आता है AC करंट, जो कि काफ़ी इजी चैप्टर है। इस चैप्टर से कोई बेसिक क्वेश्चन आता है, ऐसा हाई लेवल का कुछ नहीं पूछा जाता। पावर फैक्टर का क्वेश्चन, फेज डिफरेंस का क्वेश्चन, वोल्टेज करंट का जो एक डायग्राम होता है इस तरीके का, तो फेज डिफरेंस ऐसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। पावर कैलकुलेशन इन AC। उसके बाद ग्राफ्स को इंटरप्रेट करना, यहाँ पे ग्राफ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राफ्स, तो ग्राफ्स को तुम्हें अच्छे से इंटरप्रेट करना आना चाहिए। एवरेज करंट, RMS करंट, ये सब कैलकुलेट करना भी ये ग्राफ्स के थ्रू होता है। और इसके बाद आता है EM वेव्स। अब EM वेव्स को मैं ऐसे डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि EM वेव्स में आप प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते। हर साल हर एक टाइप का क्वेश्चन आता है, तो पूरा चैप्टर मतलब पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ही छोटा है और तुम्हें अच्छी तरीके से हो जाएगा। मतलब फॉर्मूलाज भी इतने ज़्यादा नहीं है, और मतलब इसमें हम मतलब डिमार्केट नहीं कर सकते कि यही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ उसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर का क्वेश्चन फ्रेमिंग टेंडेंसी बहुत वेरिएबल है, कहाँ से क्वेश्चन आता है तुम मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में फोकल लेंथ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, मेनली फॉर्मूला बेस्ड होता है। मतलब दो लेंस को ले लो, कनेक्ट कर दो और उसके बीच का जो सर्फेस है उसमें पानी भर दो, तो तुम्हारा इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेंस के कॉम्बिनेशन के ऊपर फोकल लेंथ निकालना, या दो लेंस को कंबाइन कर दिया, पावर कितना हो गया, ऐसे क्वेश्चन।
फिर तुम्हारा मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे तुम पकड़ लोगे एक साल टेलीस्कोप आया उसके अगले साल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऐसे भी एक ट्रेंड देखा गया है। इसके बाद प्रिज्म के फॉर्मूला और डायग्राम बेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस और उसके रेस्पेक्टिव क्रिटिकल एंगल बाहर निकालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर निकालना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे YDAC और डिफ्रैक्शन के ऊपर मतलब काफ़ी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर इंटेंसिटी का रेशियो, इंटरफेरेंस के रेस्पेक्टिव इनको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे देखा गया है कि प्रीवियस ईयर में आया है। इसके साथ साथ ब्रूस्टर एंगल का जो फंडा है, मतलब tan एंगल इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा कुछ है, उसका नॉलेज भी तुम्हें होना चाहिए। और इसके बाद आता है लास्ट चैप्टर, मतलब लॉजिक गेट्स, यानी यहाँ पे गेट्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पावर गेन, फिर करंट गेन विद रिस्पेक्ट टू बीटा, जो भी है अराउंड, मतलब कलेक्टर करंट बाई बेस करंट, ये भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमन एमिटर सर्किट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लास्टली फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब बेसिस पे क्वेश्चन लॉजिक गेट्स पे बनता है, और ऑन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन हर साल लॉजिक गेट्स के ऊपर पूछा जाता है। अब यहाँ पर मैंने डुअल नेचर, न्यूक्लियाई और एटम्स, इन तीनों चैप्टर्स को कंसीडर क्यों नहीं किया? तो बात ऐसा है कि इन तीनों चैप्टर्स का क्वेश्चन फ्रेमिंग टेंडेंसी बहुत वेरिएबल है, आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके भी आप एक कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। और अराउंड द चैप्टर एज अ होल क्वेश्चन पूछा जाता है, और चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, तो इनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। तो बस आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा, और बस मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।